बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 22 शुरू करेंगे और जो तकरीबन हमारा ये चैप्टर थर्ड जो फर्स्ट टर्म में नेस्टेड सिलेक्शन तक है वहाँ तक कंप्लीट होने वाला है। लास्ट टाइम बेटा हमने कुछ एग्जांपल्स की थी जो कि इफ़ कंडीशन की थी, इफ़ एल्स की थी, फिर इफ़ एल्स इफ़ की थी। आपने यकीनन वो सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ख़ुद भी परफॉर्म करके देखी होंगी। देखें, जब तक बेटा ये एग्जांपल्स आप ख़ुद परफॉर्म नहीं करेंगे आपको बेहतर तरीके से समझ नहीं आएगी। साथ साथ जब आप लेक्चर सुनते हैं तो अपनी बुक पे नोट्स पे इसको साथ साथ जो है उसको भी देखते जाया करें ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद बेहतर हो सके। तो सीधी सी बात है कि प्रोग्रामिंग जो है वो बेस ही कंसेप्ट पे करती है। जितना आपका अच्छा कंसेप्ट होगा आप इन प्रोग्राम को मज़ीद मॉडिफाई करके बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर नंबर 22 शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 22 जो है हम शुरू करते हैं बेटा। लेक्चर नंबर 22 में हमारे जो रिमेनिंग पोर्शन था वो था एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज को बेटा हम देखते हैं। अब एक्सरसाइज में बेटा सबसे पहले आपके एमसीक्यूज़ हैं। इसमें स्टूडेंट देखें, एमसीक्यूज़ में पहली स्टेटमेंट है कंडीशन लॉजिक हेल्प इन डिसीजन आइट्रेशन ट्रैवर्सिंग ऑल। इसमें पहली ऑप्शन ठीक है कि डिसीजन जो है कंडीशन लॉजिक बेसिकली किसके लिए होती है? डिसीजन के लिए होती है। डैश स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये लूप, कंडीशन और उसके बाद क्या आएगा? कंट्रोल और डी, ऑल ऑफ देम। ठीक है जी। तो इसमें दैट स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें सी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट है कि कंट्रोल स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। नेक्स्ट, इन इफ स्टेटमेंट व्हाट हैपन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, प्रोग्राम क्रैश, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, फर्दर कोड एग्जीक्यूट और सी कंपाइलर आस्क टू चेंज द कंडीशन। तो इसमें थर्ड में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि फर्दर कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती, इफ़ के बाद वाली पोर्शन नहीं चलेगा। फोर्थ है कि ये एक आपके सामने एक स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, यानी ए को इनिशियलाइज किया हुआ है। इफ़ ए लेस देन 10, अगर ए की वैल्यू 10 से लेस, अब ये ए यहाँ पे क्या है? 5, तो कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो आपको याद होगा हमने इफ़ एल्स में बात की थी कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ के बाद वाला पोर्शन चलता है और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स के बाद वाला चलता है। अब चूंकि कंडीशन ट्रू है तो ये इंक्रीमेंट होगा ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस से क्या मुराद है? ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1, यानी ए में एक का इजाफा कर दे। ये मैंने नोट्स में शॉर्टकट्स में, वैसे बुक में इसकी डिटेल नहीं है, मगर नोट्स में मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ है कि ए प्लस प्लस से क्या मुराद है कि ए में एक वैल्यू बढ़ा दे। तो कहता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें अंडरस्टूड सी बात है कि ए प्लस प्लस जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ए प्लस प्लस। ठीक है, तो ए प्लस प्लस जो है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन टू चेक इज फैक्टर ऑफ सी, के कौन सी कंडीशन चेक होगी कि अगर सी का फैक्टर है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये जो है वो करेक्ट है। ए कंडीशन कैन बी, कंडीशन कोई भी हो सकती है, अर्थमेटिक भी हो सकती है, रिलेशनल भी हो सकती है, लॉजिक भी हो सकती है। और डी क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, यानी अर्थमेटिक भी कंडीशन हो सकती है, रिलेशन भी हो सकती है और लॉजिकल भी हो सकती है। एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड, ये अब जो एमसीक्यू बेसिकली आपका सेकंड टर्म का है कि अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट हो तो उसको बेटा हम कहते हैं ये हमारा नेस्टेड इफ है। ए सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इन क्लोज इन ब्रेसेस इज कॉल्ड बॉक्स, लिस्ट, ब्लॉक। ये ब्लॉक सही है। देखिए, जब हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं, तो सपोज करें ये मैंने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ के बाद जो भी कंडीशन आएगी ये कंडीशन, और हम क्या करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, तो उसको बेटा हम क्या कहेंगे? ये हमारा एक ब्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी।
अब ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सिलेक्शन स्टेटमेंट जिसमें स्टेटमेंट का एक सेट होता है, एग्जीक्यूट होता है, मगर डिपेंड करता है कंडीशन पे, सिलेक्शन पे, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और अगर ट्रू नहीं होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इसकी हमने 2 टाइप भी की, इफ़ कंडीशन और इफ़ एल्स कंडीशन। सीक्वेंशियल कंट्रोल जिसमें प्रोग्राम का कंट्रोल एक सीक्वेंस से चलता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल है, जिसमें पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक सीक्वेंस के साथ जो है वो जो प्रोग्राम हमारा चलेगा। कंडीशन बेसिकली क्या होती है कि कंडीशन में भी अर्थमेटिक भी हो सकती है, रिलेशनल भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें कि हम इफ़ के साथ वो कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर यहाँ लिखा ज़रूर है, मगर ये आपके सेकंड टर्म में है कि नेस्टेड सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है कि इफ़ स्टेटमेंट के आगे अंदर अगर हम और इफ़ स्टेटमेंट लगाएं तो उसको बेटा हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू वी नीड सिलेक्शन स्टेटमेंट। हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। हम कर चुके हैं पहले कि अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम चाह रहे हैं कि प्रोग्राम का कुछ हिस्सा किसी और वजह से चले और दूसरा पोर्शन किसी और वजह से चले, तो हम नेस्टेड सिलेक्शन का इंतखाब करते हैं, इसका सिलेक्शन स्टेटमेंट का इंतखाब करते हैं जिसमें हम कंडीशन की बेस पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो फिर इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन सीक्वेंशियल एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ये भी हम कर चुके हैं कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट जो एक तरतीब से चलती हैं, पहली लाइन चलेगी, फिर दूसरी, तीसरी और एक सीक्वेंस के साथ प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा। और सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ कंडीशन। डिफरेंशिएट बिटवीन इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का सेट चलेगा, और प्रोग्राम अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम जो स्किप हो जाएगा। उसके बाद अगर स्टेटमेंट कुछ है तो वो एग्जीक्यूट होगी, वरना प्रोग्राम जो स्किप हो जाएगा। और इफ़ एल्स में क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के बाद वाला पोर्शन चलेगा, एल्स के बाद वाला नहीं चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाला पोर्शन चलेगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ये मैंने बताया था सेकंड टर्म में है। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि एक कंडीशन के अंदर कोई और हम कंडीशन लगा दें, उसको हम नेस्टेड सिलेक्शन कहते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, हमने एरर्स फाइंड करने हैं। आइडेंटिफाई एरर इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स, ठीक है। इसमें देखें, हम साथ साथ इसको देखते जाते हैं। पहला है कि इफ़ एक्स, ये साइन गलत है, ये साइन नहीं आता, ये वाला साइन आपने इसकी जगह पे आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे, यही मिस्टेक है इसके अंदर। इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये वाला साइन आप यूज़ करेंगे, ये वाला साइन जो है वो गलत है, ठीक है। इन द अबव प्रोग्राम देयर इज़ अ एरर इन द फॉलोइंग लाइन, द करेक्ट स्टेटमेंट ये है, ठीक है। इसी तरह बेटा बी पार्ट है कि इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन, ये मिस्टेक है इसके अंदर। कंडीशन के बाद हम सेमी कॉलन नहीं लगाते, लिखा हुआ है सेमी कॉलन इज़ नॉट अलाउड इन द इफ स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ दिस, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह अगली स्टेटमेंट अगर हम देखें, ये ठीक है, एल्स में ये भी सही है। इसमें सिर्फ एक ही मिस्टेक है कि इफ़ कंडीशन के बाद हम जो सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर स्टेटमेंट साइन है वो हम नहीं लगाते, तो ये इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिएगा जी, ये सी है, इफ़ ए लेस देन, ये अब देखें यहाँ पे कोई लॉजिकल ऑपरेटर मिसिंग है, यानी अगर हम इस लाइन को देखें तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ए लेस देन 7 लेस देन बी, यहाँ कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ एंड डाल दें या और भी डाल सकते हैं, तो कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर सेंटर में जब हम डालेंगे तो ये हमारा कोड सेगमेंट वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखें सम काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नो एंड ऑपरेटर, ये हमारा एंड ऑपरेटर है, और दूसरा कौन सा हमारा और ऑपरेटर, इनमें से कोई एक आप लगा दें इसके बीच में, तो आपका ये जो कोड सेगमेंट है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे इसको सही करके भी लिखा हुआ है इफ़ ए लेस देन 7, और अब यहाँ ए आना था, हाँ जी, यहाँ लेस देन बी, यानी ए जो है या तो 7 से लेस है या बी से लेस है, तो ये स्टेटमेंट ठीक। इसकी जगह पे आप एंड भी लिख सकते हैं, एंड भी ठीक है, अगर आप यहाँ एंड डाल देते हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको बेहतर मज़ीद करना तो ये कर दें ए लेस देन 7 एंड ए लेस देन बी, ये ठीक है, ए लेस देन बी, यहाँ भी ए डाल दें, ठीक है।
यानी ए अगर 7 से लेस है या ए बी से लेस है, इसके साथ ये ओपरेंड एक डाल दें, ठीक है, ए लेस देन बी, ये ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ़ ए लेस देन 7 एंड या और ए लेस देन बी। डी पार्ट देखें, इफ़ ए इज इक्वल टू बी। अब देखें ये गलत है, एक उसने एंड का डाला हुआ, एक उसने और का डाला हुआ है, ये रॉन्ग है, ठीक है। या तो आप दोनों एंड के कर दें या और के कर दें, यहाँ पे दोनों और के कर दें या दोनों एंड जो आपका सिंबल है वो कर दें, तो ये मिस्टेक है, लिखा हुआ है देयर आर 2 एरर इन द अबव कोड। पहला क्या है कि ये वाला साइन गलत है, रॉन्ग यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, उसमें क्या है जी करेक्ट आपका ये रॉन्ग है, तो करेक्ट आपका क्या होगा कि ये आप दोनों में से ए कर दें, ये यहाँ से ख़त्म कर दें, एक ही आपका होगा, ए इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर रॉन्ग यूज़ ऑफ वैल्यू टू फ्लैग। अब फ्लैग में हम ट्रू फॉल्स यहाँ नहीं देंगे, ट्रू की जगह पे क्या देंगे 1 और फॉल्स की जगह पे क्या देंगे हम 0, ठीक है। तो ये आपकी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ पे कर दी। नेक्स्ट है बेटा, कहता है इफ़ सम इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 175। तो अब देखें यहाँ पे एरर क्या है, इसमें कोई एरर नहीं है, हाँ ये एरर देखें, सम इज इक्वल टू 60, यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक इज इक्वल टू और डालना था यहाँ पे, ये देखें ये फिर ठीक था, ठीक है। यहाँ देखें ये सही करके लिखा हुआ है, ये ठीक है, ये आना था इफ़ सम इज इक्वल टू 60 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का एक और, क्योंकि ये इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो जब हम 2 इज इक्वल टू इकट्ठे डालेंगे तो ये बेटा बराबरी के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 170, तो लिखा हुआ है यहाँ पे देयर आर 3 एरर, इस प्रोग्राम के अंदर 3 एरर है। रॉन्ग यूज़ ऑफ इक्वल ऑपरेटर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, करेक्ट कोड क्या होगा, ये करेक्ट कोड है। फिर इसी तरह अगली लाइन पे देखें एक्सेप्ट। अब देखें यहाँ पे ऊपर जो है वो परसेंटेज टी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया गया, जबकि अगर आप देखें यहाँ लिखा भी हुआ है रॉन्ग यूज़ ऑफ सिंबल विद फॉर्मेट स्पेसिफाइड परसेंटेज सी एंड क्लोजिंग कोटेशन, ठीक है, इज़ मिसिंग आफ्टर द फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट भी मिसिंग है, तो देखिएगा इसमें यहाँ पे खैर लगी हुई है, ये मिस्टेक है, मगर देखिए यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, ये एक्चुअली ये मिस्टेक है। तो इसमें एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने क्या कर देना, परसेंटेज डी कर देना है यहाँ पे और डबल कोटेशन बंद कर देनी, ये तो करेक्ट पोर्शन ये बनेगा। अब उसके बाद बात देखें, ये बाकी जो है वो ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें मिस्टेक आ रही है ये इस स्टेटमेंट में, ठीक है। इफ़ सम, ये ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे कंसीडर परसेंटेज डी कॉमा, अब ये प्लस का साइन यहाँ गलत है, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कॉमा ही काफ़ी है। तो ज़रा देखें यहाँ पे लिखा हुआ रॉन्ग यूज़ ऑफ प्लस सिंबल, करेक्ट स्टेटमेंट इज़ फॉलोइंग, तो ये नीचे देखें स्टूडेंट इसको करेक्ट करके लिखा हुआ है, तो इसको स्टूडेंट आप खुद भी कीजिएगा, ठीक है, मज़ीद आपके जो है वो कंसेप्ट इसके साथ क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, इनकी आपने आउटपुट बतानी है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हुए, इंट a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 10, दोनों की डाटा टाइप क्या इंटीजर, a इज इक्वल टू a प्लस b। अब a की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 7, b की वैल्यू मेरे पास क्या है 10, तो ये जब सम करके किसको देगा, a को देगा, तो बेटा a की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, a की वैल्यू मेरे पास 17 हो जाएगी, a इज इक्वल टू 17, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंडीशन लगी कि इफ़ a ग्रेटर देन 20, अब क्या a b से बड़ा है, नहीं, a तो मेरे पास 17 है, a जो है मेरे पास क्या है 17, तो यह ये आपका कंडीशन वैसे फॉल्स होगी। दूसरा क्या है, अब a मेरे पास यहाँ 17 है और b मेरे पास क्या है 10,
तो 10 लेस देन 20 ये कंडीशन ट्रू है और ये वाली फॉल्स है, ये वाली। इट्स मीन दैट एंड ऑपरेटर में ये है कि दोनों कंडीशंस का या दोनों एक्सप्रेशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, मगर इसमें ये एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है, ये ट्रू है। तो अब इफ़ में ये वाला पोर्शन उस सूरत में चलता है जब हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, तो ये तो फॉल्स है, लिहाजा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर क्या करेगा, प्रिंट एफ पे आएगा ए इज़ इक्वल टू, अब ये ए की वैल्यू इसके अंदर कॉपी होगी, तो ये क्या करेगा, ए परसेंटेज डी, ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 17, ठीक है। फिर बीच में कॉमा डालेगा और इस बी की वैल्यू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर आएगी, तो क्या करेगा, b इज़ इक्वल टू 10। देखें यहाँ मैंने आउटपुट शो भी की हुई है, a इज़ इक्वल टू 17 एंड b इज़ इक्वल टू 10। आपको याद होगा बेटा मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में बेटा आ सकते हैं, इसको आपने बेटा ज़रूर करना है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट है बी पार्ट इसका। अब बी पार्ट में बेटा क्या है कि हमने एक वेरिएबल लिया हुआ x, उसकी डाटा टाइप किया इंट और 45 उसको वैल्यू साइन की हुई है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, x ये एक एक्सप्रेशन है, x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 7। x मेरे पास क्या है 45 प्लस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी स्टेरिक मल्टीप्लाई को शो करता है, इज इक्वल टू आपको पता है ये इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ होता है 455। कहता अगर ये एक्सप्रेशन ये वाली जो है इसको सॉल्व करने से इसका रिजल्ट 455 की इक्वल होता है तो कंडीशन ट्रू होगी। अब देखिए बेटा यहाँ पे पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 7 140 और इसमें अगर हम 45 ऐड करें तो बेटा ये मेरे पास क्या आएगा 185। तो क्या 185 जो है इस 1455 की इक्वल है, नो, कंडीशन क्या होगी बेटा, फॉल्स होगी। इट्स मीन दैट अब इफ़ के बाद वाला ये पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको याद होगा हमने इफ़ एल्स में पढ़ा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट चलती है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद वाला पोर्शन जो एग्जीक्यूट होता है। तो अब ये इफ़ के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो रही है। तो बेटा एल्स पे आएगा, क्या प्रिंट करेगा, होप फॉर द बेस्ट। ये देखिए आउटपुट में आपको नज़र आ रहा है होप फॉर द बेस्ट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बेटा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम में से एरर ढूंढें या इसकी जो है वो आप आउटपुट बताएं। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा अगली स्लाइड पे। अब बेटा इसको ज़रा समझें, इसमें बेटा क्या है, इसकी हम टेस्टिंग करके देखते हैं। बेहतरीन तरीका ये होता है कि बेटा इसकी टेस्टिंग करके देखें, इस तरह कंसेप्ट क्लियर होते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया, करैक्टर टाइप एक वेरिएबल लिया है, सी पार्ट हम कर रहे हैं 4। आपको पता है इंटीजर के लिए हम इंट लेते हैं, फ्लोटिंग के लिए फ्लोट, और जो हमारा करैक्टर टाइप डाटा उसके लिए 4 CHR जो है डाटा टाइप। तो C1 एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू एक स्ट्रिंग कांस्टेंट जो आपका करैक्टर कांस्टेंट असाइन किया हुआ है y, यानी CY स्टोर हो रहा है किसके अंदर, C1 के अंदर। वैल्यू हमेशा राइट टू लेफ़्ट असाइन होती है। इसी तरह एक और वेरिएबल है C2, उसको वैल्यू साइन की n, ये भी आपका करैक्टर कांस्टेंट है, तो ये किसके अंदर स्टोर हो रहा है, C2 के अंदर। ठीक हो गया, यानी C1 की वैल्यू क्या है y, यानी C1 की लोकेशन में क्या पड़ा हुआ है, आपको पता है वेरिएबल क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी जो लोकेशन है उसको हम लेबल करते हैं, उसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है C1, और यहाँ उसके अंदर क्या पड़ा हुआ y, और दूसरा मेरा वेरिएबल क्या है C2, और C2 के अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, C2 की लोकेशन में मैंने स्टोर करवा दिया यहाँ पे n। तो ये दो मैंने करैक्टर टाइप वेरिएबल लिए और उसके अंदर मैंने डाटा स्टोर करवा दिया। अब उसके पास मेरे पास दो इंटीजर वेरिएबल हैं, इंट
n1 इज इक्वल टू 5, इट्स मीन दैट एक और लोकेशन बनी, उसका नाम मैंने क्या रखा n1 और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया 5, और दूसरा n2 और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बेटा 9। तो ये मैंने सारे वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज करवा लिया। ये दो वेरिएबल मेरे करैक्टर टाइप हैं, ये दो मेरे क्या हैं इंटीजर टाइप। अब नेक्स्ट क्या हुआ, n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1। अब n1 मेरे पास क्या है बेटा, ये देखिए 5 है। तो जब कहता है n1 में एक वैल्यू ऐड करके n1 को ही दे दो, तो देखें n1 में जो पहली वैल्यू पड़ी हुई है वो बेटा क्या है 5 पड़ी हुई है। तो जब उसमें एक नंबर बढ़ गया, जब एक नंबर बढ़ा तो n1 की वैल्यू बेटा क्या होगी 6। ये लेंगे, इसकी लोकेशन की वैल्यू चेंज होगी। हमने पढ़ा था वेरिएबल में जो डाटा है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो n1 है मेरा, इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया 6, यानी यहाँ इंक्रीमेंट हुआ। फिर क्या किया गया, उसने कहा जी C2 जो है वो अपनी वैल्यू C1 को दे दे, यानी उसके पास भी रहे, उसको साइन भी करवा दे। अब C2 के पास वैल्यू क्या है n, तो n इसने C1 को साइन करवा दिया। अब देखें जब इसने अपनी ये वैल्यू उसको भी साइन करवा दी तो मेरे पास C1 में क्या पड़ा, फिर देखें ये वैल्यू हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइन होती है, राइट टू लेफ्ट। तो C2 ने अपनी वैल्यू किसकी दे दी, तो यहाँ पे भी क्या आ गया n। अब मेरे पास C1 के पास भी n है और C2 के पास भी n है। अब यहाँ बेटा कंडीशन लगी हुई है, ये सारा कैलकुलेशन यहाँ मैं आपको कर, n1 मेरे पास 6 है, n2 मेरे पास क्या है 9, C1 के पास भी n है, C2 के पास भी n है। अब यहाँ कंडीशन लगी कि इफ़ अगर n1 इज इक्वल टू n2, क्या n1 ये मेरे पास n1 है, ये मेरे पास n2 है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। n1 मेरे पास 6 है, n2 मेरे पास 9 है, दोनों इक्वल नहीं है। अब एंड ऑपरेटर में आपको पता है दोनों एक्सप्रेशन का ट्रू होना ज़रूरी, तो ये फॉल्स हो गई है। अब अंडरस्टूड वाला जब फॉल्स हो गई तो ये इसको स्किप कर देगा, ठीक है। मगर फिर भी हम अगली को भी चेक कर लेते हैं। वैसे ये फॉल्स हो चुका है, एल्स पे आएगा C1 इज इक्वल टू C2, हाँ ये इक्वल है, दोनों में क्या पड़ा हुआ है n पड़ा हुआ है। मगर अब यहाँ पे देखें ये कंडीशन फॉल्स है और ये जो है ट्रू है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन ट्रू है, एक फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर में हमने बात की थी कि दोनों एक्सप्रेशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। अब एक फॉल्स है, एक ट्रू है, लिहाजा ये कंडीशन ओवरऑल क्या है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन क्या है मेरे वाली, ओवरऑल कंडीशन ये फॉल्स है। अब हमने इफ़ एल्स में पढ़ा था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब चूंकि ये फॉल्स हो चुका है लिहाजा इसको तो ये स्किप कर देगा, एल्स पे आएगा। एल्स पे क्या है कि इफ़ n1 लेस देन n2, क्या n1 जो है वो n2 से लेस है। अब n1 मेरे पास क्या है बेटा 6, n2 मेरे पास क्या है 9, कंडीशन ट्रू है, यानी ये मेरे पास 6 है और लेस देन n2 मेरे पास 9 है, तो लिहाजा ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है। एंड C1 इज इक्वल टू C2, अब दोनों के पास क्या है मेरे पास पड़ा हुआ है n पड़ा हुआ है, इसके पास भी n है और इसके पास भी n है। लिहाजा इसमें देखें इस एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी हैं। ये भी पहली एक्सप्रेशन भी ट्रू है, दूसरी, लिहाजा ये ओवरऑल जो ये कंडीशन है ये क्या है ट्रू है। तो ट्रू है तो क्या करेगा, नीचे चलेगा, अब एल्स पर ही जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा देखें परसेंटेज d, यानी पहली वैल्यू n1 इस जगह पे ले आएगा, और n1 की बेटा मेरे पास वैल्यू क्या है 6, n1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 6। फिर आगे लेस का साइन वैसे प्रिंट करवा देगा। फिर जो n2 की वैल्यू है वो इसके अंदर लेगा, यहाँ पे दूसरे परसेंटेज, n2 की वैल्यू क्या मेरे पास 9, ठीक है। उसके बाद एंड वैसे ही प्रिंट करेगा, ये एंड उसने प्रिंट कर दिया। फिर C1 की वैल्यू इस परसेंटेज C क्योंकि करैक्टर डाटा टाइप इसके अंदर लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या है n प्रिंट करेगा। इस C2 की वैल्यू फिर इज इक्वल टू का साइन डालेगा
और फिर इस C2 की वैल्यू इस परसेंटेज C के अंदर लाएगा, तो ये इसकी आउटपुट इस तरह से कुछ आएगी, ठीक है। C लेस देन 9 एंड n इज इक्वल टू n, ये नीचे आपको आउटपुट दिखाई भी हुई है, ठीक है। C लेस देन 9 एंड n इज इक्वल टू 9। हाँ, अगर ये भी फॉल्स हो जाती सपोज करें, तो फिर प्रिंट करता बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जिसमें ये देखें, ये सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसको आप बेटा जब खुद बैठ के टेस्टिंग करेंगे ना, तो टेस्टिंग से जो आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे। या ऐसे रख लें जैसे मैंने आपको एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके दिखाया है, आपने भी बेटा एक एक लाइन को जब आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो बेटा आपके जो कंसेप्ट्स हैं मज़ीद जो है वो पुख्ता होते जाएंगे। नेक्स्ट बेटा अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बेटा एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स देखते हैं। अब हमारे आपको पता है जो आपकी जो ये टेक्स्ट बुक है इसमें अच्छे खासे एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स हैं। तो पहला प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक टू इंटीजर एज अ इनपुट एंड टेल वेदर फर्स्ट वन इज़ अ फैक्टर ऑफ अदर, के दो नंबर लें और कंप्यूटर आपको बताए कि जो पहला नंबर है दूसरे नंबर का फैक्टर है। फैक्टराइजेशन आपने मैथ में पढ़ी होगी यकीनन। अब इसमें देखें, पहले आपकी हेडर फाइल है, ये आपने यहाँ पे हेडर फाइल ऐड की, मेन फंक्शन, दो मैंने वेरिएबल लिए हुए n1 n2, उसकी डाटा टाइप का इंटीजर, एंटर द फर्स्ट नंबर, कंप्यूटर आपसे पहला नंबर पूछेगा, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये आपका एड्रेस ऑपरेटर है जो आपने स्कैनफ से, और मेरी पहली वैल्यू n1 के अंदर जाएगी। फिर मेरे से कंप्यूटर पूछेगा एंटर द सेकंड नंबर, मैसेज आएगा, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और n2 के अंदर मेरा दूसरी वैल्यू स्टोर होगी। अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर लगा हुआ है, कहता अगर n2 मैं जो भी दूसरा नंबर दूंगा, अब दूसरा सपोज करें मैंने n2 की वैल्यू दी है 12, n2 की वैल्यू सपोज करें मैंने क्या दी है 12, और n1 की वैल्यू मैंने दी है 6, सपोज कर रहे हैं। ये अभी हम इसमें चला के भी दिखाऊंगा आपको, मिलान करके भी दिखाऊंगा। कहता अगर n2 मॉडुलस n1 इज इक्वल टू 0, कहता अगर जो 12 है वो इस 6 पे डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, 6 टू द 12, और बेटा रिमाइंडर मेरे पास क्या हो गया 0, तो क्या प्रिंट करे, कंडीशन ट्रू होने पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन फॉल्स होने पे, अब आपको पता है इफ़ कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के बाद वाला, अब देखिए कि एक एक लाइन है लिहाजा करली ब्रेसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो आप देखिए कंडीशन ट्रू है, रिमाइंडर 0 हो चुका है, तो अब ये क्या करेगा, %d यानी n1 इसके अंदर आएगा, इसके जगह n1 की वैल्यू क्या होगी 6, तो ये कहेगा 6 इज़ फैक्टर ऑफ %d, n2 की वैल्यू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर आएगी, तो कहेगा जी 6 इज़ फैक्टर ऑफ 12। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो मैं ऐसा नंबर देता हूँ जो रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो फिर क्या करेगा, नीचे बताएगा n1 यहाँ आएगा, जो भी मैं नंबर दूंगा यहाँ स्टोर इज़ नॉट फैक्टर ऑफ %d n2 इसके अंदर, और ये \n किसके लिए होता है, न्यू लाइन के लिए होता है। अब बेटा इसमें देखें, इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाए। तो ये प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 1 है, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है, ठीक है, ताकि टाइम की जो है वो हमारे लिए ज़्यादा वेटेज है, बजाय के प्रोग्राम में यहाँ खुद से टाइप जब करूँगा तो टाइम लग जाएगा। तो अब देखें, इसको ऑलरेडी मैंने सेव भी किया हुआ है, टाइप भी किया, इसको मैं रन करता हूँ। ये देखें, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये लाइन चली, एंटर द फर्स्ट नंबर, कंप्यूटर में से पहला नंबर इसको पूछता है। इसको मैं मज़ीद बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से नज़र आए, ये लें जी, ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो सके। तो दोबारा रन करता हूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये वाली लाइन चलेगी, मैं जो भी नंबर दूंगा मेरा वेरिएबल n1 के अंदर जाएगा। सपोज मैंने वैल्यू दे दी 12, वही जो मैंने वहाँ दी थी, तो मेरा 12 किसके अंदर स्टोर हुआ, इस वेरिएबल n1 के अंदर गया। फिर साथ ही अगली लाइन चल पड़ी ये वाली, एंटर द सेकंड नंबर, अब जो भी नंबर दूंगा वो कहाँ जाएगा, वेरिएबल n2 के अंदर। अब मैंने अगली वैल्यू दे दी 6, ठीक है, अब 6 दूंगा तो 6 मेरा इस वेरिएबल n2 के अंदर जाएगा, और फिर साथ ही यहाँ पे क्या करेगा, उसको मॉडुलस करेगा। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो कहेगा जी आपका जो फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, ये देखें, कहता है 12 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं हो रहा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 6 दे देता हूँ पहले, 6 फिर 12,
अब कहता है जी 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 12, यानी 12 जो है देखें 12 को जब हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है जी राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्ले यस डिस्प्ले करे इफ़ द इनपुट नंबर इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 3, जो आपने नंबर इनपुट कराया वो 3 से अगर मल्टीप्लाई होता है और हैज़ 5 इन यूनिट प्लेस, बस मिसाल के तौर पर 15.75। अब देखिए यहाँ इस प्रोग्राम को पहले समझें। हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंट नम, कंप्यूटर आपसे सबसे पहले एक नंबर पूछेगा, आप जो भी नंबर देंगे इस वेरिएबल नाम के अंदर स्टोर होगा। प्रिंट ऑफ एंटर एनी नंबर, कंप्यूटर आपसे कहेगा कोई नंबर आप एंटर करो, कोई भी नंबर एंटर कर दें, 5 दे दें, 10 दे दें, 20 दे दें, 30 दे दें, इट्स अप टू यू। जो भी आप नंबर देंगे इस वेरिएबल नाम के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे बेटा सिंपल इफ़ कंडीशन लगी हुई, इफ़ एल्स नहीं इफ़, कहता है अगर नंबर जो है 3 से डिवाइड हो और डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर क्या हो 0, और इसी तरह वो जो नंबर है उसको अगर हम 10 से मॉडुलस करें और किसके इक्वल हो 5 के, देखें हमने इस कंडीशन को फॉलो करना है 3 और 5 को, तो फिर क्या प्रिंट करें यस। अब सिंपल बेटा ये कंडीशन है यहाँ पे आप, और उसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि एक कंडीशन लगी कि अगर वो जो नंबर है वो 3 पे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 हो, और इसी तरह अगर उस नंबर को हम 10 पे डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 5 हो तो स्क्रीन पे यस प्रिंट कर दे। इसमें कोई चॉइस नहीं है, एल्स नहीं है। अब देखें यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो यस प्रिंट करेगा, वरना कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए इसको भी हम रन करके देख लेते हैं जी। ये भी ऑलरेडी मेरे पास सेव होगा, ये एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 2 है, ये देखें ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, ये देखें तो मैंने इसको ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, आपकी हेडर फाइल हैं। ठीक है, हेडर फाइल के बाद ये आपका मेन सेक्शन है, इंट नाम एंटर एनी नंबर, आपसे कोई नंबर पूछेगा, वो नंबर किसके अंदर जाएगा वेरिएबल नाम के अंदर। अगर वो 3 से डिवाइड होने से रिमाइंडर उसका 0 आता है यानी मॉडुलस, और इसी तरह 10 पे डिवाइड रिमाइंडर तो प्रिंट क्या करें यस। जिसको एग्जीक्यूट करते हैं जी, मैं जैसे रन किया मैंने नंबर दिया, सपोज करें 7 दे दिया, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया उसने, क्योंकि इफ़ कंडीशन है ना। इफ़ कंडीशन में जब तक ये हम इसके मुताबिक नहीं देंगे वैल्यू, वो मुझे आउटपुट जो है वो यस नहीं देगा। इसके लिए मुझे ये है कि ऐसा नंबर देना चाहिए जिसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो क्या करे, उसको जो है वो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए, और इसी तरह मैं 10 से डिवाइड करूँ उसका रिमाइंडर जो है 5 होना चाहिए। तो जब तक मैं ऐसा नंबर नहीं दूंगा वो मुझे यस प्रिंट नहीं करवाएगा। तो ऐसा नंबर कोई सा भी आप देख लें, सपोज करें कि मैं 15 देता हूँ। अब देखें 15 ऐसा नंबर है कि जो 3 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसी तरह 15 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 5 आता है। ठीक है, 15 को अगर हम 10 पे डिवाइड करें तो 10 1 10 और बाकी कितना बचा 5, तो उसने देखे साथ ही ये यस प्रिंट करवा दिया। तो देखिए इसमें कोई चॉइस नहीं है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट यस करेगा, अदरवाइज़ प्रोग्राम कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर चलते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल इन ग्रॉसरी मार्ट। कोई भी आपका जो है वो शॉप है, यहाँ पे उन्होंने जैसे आमतौर पे डिफरेंट जगह डिस्काउंट लगता है, ठीक है, तो उसने कोई भी ऐसा कोई ग्रोसरी का मार्ट है वहाँ पे जो है उन्होंने शॉपिंग की कुछ डिस्काउंट लगाई हुई। क्या डिस्काउंट क्या, ज़रा देखें कि अगर आप जो है 1000 की शॉपिंग करते हैं तो 10% डिस्काउंट है। ठीक है, 2500 की करते हैं तो 20% डिस्काउंट है, 5000 की करते हैं तो 35% डिस्काउंट है, और 10,000 की करते हैं तो 50% डिस्काउंट है। अब देखें कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे सब हमारी कंडीशन लग रही है। पहली कंडीशन ये लगेगी इफ़, फिर यहाँ पे एल्स इफ़ और फिर एल्स। ठीक है, या फिर एल्स इफ़ और आखिर में हमारी जो है वो ऑप्शन होगी, ये जो है ये हमारे पास इसका कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये सिंपल प्रोग्राम, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब जिन बच्चों को कम से कम 20% भी प्रोग्रामिंग समझ आ चुकी है वो बड़ी हद तक इन चीज़ों को जो है पिक करना शुरू हो गए होंगे। अब देखिए सबसे पहले इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है, और वेरिएबल जो है वो क्या है, फ्लोट है, डिस्काउंट। ठीक है, ये प्राइस का है, फिर बिल का है, फिर कंप्यूटर आपसे एंटर योर बिल पूछेगा, बिल किसके अंदर आएगा, इस वेरिएबल के अंदर। अब ये कंडीशन है पहली इफ़,
अगर बिल आपका 0 से बड़ा है और लेस दैन इक्वल टू 10,000 है तो डिस्काउंट जो है अकॉर्डिंग टू टेबल जो भी है उसके मुताबिक डालते जाएं, ठीक है। तो हमारा डिस्काउंट ये होगा और जो टोटल बिल है उसे डिस्काउंट माइनस करके और ये मुझे और प्रिंट आफ्टर द डिस्काउंट प्रिंट करवा दे। तो इसमें अगर आपकी जो शॉपिंग है वो 10,000 से लेस या इक्वल है और 0 से ज़्यादा है तो ये वाला पोर्शन जो वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है सपोज करें तो फिर कहाँ आएगा, एल्सिफ पे। तो फिर आप एल्सिफ पे आ जाएंगे। एल्सिफ अगर बिल जो है वो 10,000 से ज़्यादा है और जो है वो 2,500 से कम है तो फिर डिस्काउंट बिल में कितना करें, 0.2 और आपका जो टोटल बिल है उससे डिस्काउंट माइनस करके ये आपकी प्राइस प्रिंट करवा दे और उसको प्रिंट करवा दे। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी ये वाली, कि जब आपका जो बिल है वो 10,000 से ज़्यादा और 2,500 से लेस या इक्वल होगा, ठीक है। अब एक्सपोज करें ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, फिर अगली एल्सिफ पे आ जाएगा। अगर बिल जो है 2,500 से ज़्यादा है और 5,000 से लेस या इक्वल है तो फिर ये डिस्काउंट करे 0.35 उस बिल के अंदर और उसको माइनस करे और प्रिंट करवा दे। सपोज करें ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर अगले एल्सिफ पे आ जाएगा कि अगर बिल जो है वो 5,000 से ज़्यादा है और बिल जो है लेस दैन इक्वल टू 10,000 है तो बिल में 0.5 डिस्काउंट करे, ये माइनस करे, उसको प्रिंट करवा दे। अब देखें इसमें इफ़ एल्स चलता जाएगा, जो कंडीशन ट्रू होगी दैट विल बी एग्जीक्यूट और बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली इसको स्किप करता जाएगा, उसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस प्रोग्राम को भी बेटा चला के देख लेते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ये मेरे पास अवेलेबल है। थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम है, इसमें सिंपल इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सपोज करें कि मेरा जो बिल बना है वो बना है 10,000 का, ये 100,000 और 10,000। तो मैं कहता जी डिस्काउंट जो है वो आपको कितना मिला है, 50% था। 50% से मुराद ये है कि आपका 5,000 कम हो गया, जो 10,000 पे उसने 50% डिस्काउंट रखा हुआ है, तो आपका जो एक्चुअल बिल 5,000 ही होगा। तो ये प्रोग्राम भी बेटा आपने एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखनी है। जितने प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे आपको बेटा उतना ही इसका जो है फर्दर एडवांटेज होता जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया। तो बाकी भी आपके बेटा एक्सरसाइज के कुछ रिमेनिंग प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह हम साथ साथ करते जाएंगे। एक नेक्स्ट प्रोग्राम भी इससे मिलता जुलता है, ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक एंड इनपुट द ओरिजिनल प्राइस एंड सेल्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। सपोज करें कोई प्रोडक्ट है, कोई मोबाइल है या कोई और लैपटॉप आपने लिया, तो एक उसकी बेटा क्या है ओरिजिनल प्राइस, कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, फिर उसका क्या है सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है। अच्छा ये स्टूडेंट ये वाली एग्जांपल इंशाल्लाह हम ना कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 4 से इसको दोबारा शुरू करें। तो चूँकि आज के लेक्चर का इतना ही टाइम था, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।